इलेक्शन जो है वो सोशल चेंज से रिलेटेड है, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस इन दी 3 स्टेट्स। तो पहले मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और वो चेंज ये है कि पहले 2 इलेक्शन में ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस और सीपीएम जोर शोर से लड़ी थी, और बीजेपी भी पहली बार वो भी जोर लगा के लड़ रही थी। लेकिन ये जो 2021 में अभी जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में सभी फॉरवर्ड विचारों के नेता, चाहे वो सीपीएम हो, सोशलिस्ट हो, फुले अम्बेडकरवादी हो या कांग्रेसी हो, सभी विचारधारा के लोग, उनकी पार्टी ये बीजेपी के अगेंस्ट ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही थी। हालांकि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार खड़े किए थे, सीपीएम ने भी खड़े किए थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल बनता गया, बढ़ता गया, वैसे वैसे ये सीपीएम और कांग्रेस ने भी अपना दम तोड़ दिया। मतलब उन्होंने सोच लिया कि अभी इसमें हमारा कुछ नहीं है, बस हमारे हाथ में सिर्फ अभी बीजेपी को विरोध करना है और ममता बनर्जी को सपोर्ट करना है। तो उन्होंने जो इलेक्शन में खड़े किए थे कैंडिडेट, आप देख रहे इलेक्शन के रिजल्ट में उनको एक भी सीट ना सीपीएम को मिली ना कांग्रेस को मिली। और पहले इलेक्शन में उनको जो 77 सीट्स मिले थे सीपीएम को, तो उतने ही 77 सीट्स बीजेपी को मिली। मतलब सीपीएम जीरो होके उनके सारे 77 सीट्स जो है वो बढ़कर बीजेपी के 77 हो गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बंगाल में भी ये पहली बार हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था, सोचो। क्योंकि बंगाल की हिस्ट्री जब आप देखेंगे और कास्ट पॉलिटिक्स भी अगर देखेंगे, तो शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको। ये जयदीप मुजुमदार करके जर्नलिस्ट है, सोशलिस्ट है, और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, जिस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने 3 फरवरी 2013 में, मतलब जैसे ही ममता बनर्जी पहली इलेक्शन जीत के पावर में आई 2011 में, और 2013 में यह आर्टिकल मुजुमदार जी का है। और उन्होंने क्या कहा है कि इतने चेंजेस पश्चिम बंगाल में हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर आज तक। और वो ये भी कहते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो, पश्चिम बंगाल में 100 साल के पॉलिटिक्स में, वो 100 साल का इतिहास बता रहे हैं, 100 साल के बंगाल के पॉलिटिक्स में एक भी नेता एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम तबके से आए हैं, एक भी नेता नहीं आया है। स्ट्रांग पावर में कभी भी एक भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का एक भी नेता आगे नहीं आया है। सबके सब ब्राह्मण कास्ट से पावरफुल लीडर 100 साल में आगे आए हैं। ये मुजुमदार और घोष करके एक सोशलिस्ट है, उन्होंने ये बताया है, और उन्होंने सब नाम वगैरह सब उनके लिखे हैं, वो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो 100 साल में अगर एक भी एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम लीडर अगर पावरफुल नेता बन के आगे नहीं आता है, और सबके सब पावरफुल लीडर ब्राह्मण कास्ट से ही आते हैं। ये देखो 25% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और एससी, एसटी, ओबीसी का टोटल पॉपुलेशन 68% से ज़्यादा जाता है, 68% से भी ज़्यादा है। और इन एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ के माध्यम से कुछ गिने चुने 2-4 लीडर आते हैं, और वो भी पावरफुल नहीं होते हैं।
पावर में स्ट्रांग नहीं होते हैं, कभी भी उनका नाम सामने ओबीसी लीडर, एससी लीडर या आदिवासी लीडर या मुस्लिम लीडर करके आज तक किसी ने सुना भी नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना। तो क्यों फिर अभी 2021 में फिर से जब ममता बनर्जी जीत के आती है तो क्यों लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, ये चलो ये बहुत अच्छा हुआ ममता बनर्जी जीत गई। ये तो 1977 में भी कहा गया होगा कि भाई 26-27 साल के कांग्रेस के रहते हुए अभी 1977 से सीपीएम पावर में आ गई तो चलो बहुत बड़ी क्रांति हो गई, परिवर्तन हो गया। ये तो उस वक्त भी कहते होंगे लोग। 26-27 साल कांग्रेस का राज था पश्चिम बंगाल में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 34 साल तक सीपीएम का राज रहा, ज्योति बसु और भट्टाचार्य करके चीफ मिनिस्टर उनके, और 2011 से लेकर आज 10 साल तक ममता बनर्जी का राज। तो ये 70 साल में, अभी 100 साल की बात छोड़ दो, ये 100 साल में अगर दबे कुचले हुए शोषित पीड़ित लोगों में से कोई लीडर उभर के नहीं आता है और ब्राह्मण लीडर ही उभर के आते हैं तो आप किसको परिवर्तन बोलते हैं और किसको क्रांति बोलते हैं? क्रांति का सीधा अर्थ ये है कि क्रांति उसी को कहा जाता है जब पहली समाज व्यवस्था में जो शोषित पीड़ित है, जो दबे कुचले समाज घटक है, उनमें से लीडर उभर के आने चाहिए कि जो पावर में हो, जो पावर में आ जाए, सत्ता में आ जाए। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि देश में जो उत्पादन संबंध होते हैं, उत्पादन शक्तियां जो होती है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि यूरोप में वर्कर्स है, कामगार है, मजदूर है, और भारत में एससी एसटी ओबीसी है, जो सरंजाम व्यवस्था में फ्यूडल सिस्टम में जो दबे कुचले लोग थे वो एससी एसटी ओबीसी थे। तो अगर कोई क्रांति होती है, कोई परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन ये होना चाहिए कि पहले सिस्टम के बेस में जो प्रोडक्शन करने वाले जो मजदूर थे, जो एससी एसटी ओबीसी जाति से आते थे, वो अगर बाद में पॉलिटिकल पावर में आ जाते और उत्पादन संबंधों पर सीधा असर होता, उत्पादन शक्तियों पर पूरा सीधा असर होता, तो हम कह सकते थे कि भाई परिवर्तन हुआ, क्रांति हुई। अगर फ्यूडल सिस्टम में, पहली सरंजामशाही सिस्टम में अगर वही लोग पावर में थे और आज भी वही लोग पावर में अगर है, तो परिवर्तन कहाँ है? कहाँ है परिवर्तन? पहले भी वही लोग मजदूरी करते थे, एससी एसटी ओबीसी के, आज भी वही लोग मजदूरी कर रहे हैं, किसान है, मजदूर है, और उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर उभर के नहीं आता है। पश्चिम बंगाल में मैंने बताया 68% से भी ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी पॉपुलेशन है, मुस्लिम 20% से ज़्यादा है, और ओनली 2% पॉपुलेशन ब्राह्मण कास्ट का है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के पश्चिम बंगाल के जो सोशलॉजिस्ट है, समाजशास्त्रज्ञ हैं, वही बोल रहे हैं, उन्होंने लिखा है सब। कांग्रेस ने जब 27 ईयर तक बंगाल में राज किया, पश्चिम बंगाल में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उनकी मिनिस्ट्री में 85% ब्राह्मण मिनिस्टर थे। पॉपुलेशन कितना? 2%। मिनिस्ट्री में कितने मंत्री उनके? 85%। 1977 तक ये चला। चीफ मिनिस्टर ऑफकोर्स सभी ब्राह्मण, और मिनिस्टर जो है वो 85% कांग्रेस के राज में। और 1977 में जब सीपीएम पॉलिटिकल पावर में आती है और सब लोग बोलते हैं कि अभी क्रांति हो गई, तो क्या क्रांति हुई? चीफ मिनिस्टर फिर से ब्राह्मण, और मिनिस्ट्री में ज्योति बसु के मिनिस्ट्री में 1977 पहली मिनिस्ट्री में 70% ब्राह्मण,
मिनिस्टर, और एक भी पावरफुल मिनिस्टर ना एससी से, ना एसटी से, ना ओबीसी से, ना मुस्लिम से। ये 70% धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब आखिरी में 80% तक आ गया था ब्राह्मण मिनिस्टर का प्रमाण 80% तक आ गया था। और 2011 तक सीपीएम का क्रांतिकारी राज पश्चिम बंगाल में चला, लेकिन 34 ईयर में उनको एक भी ओबीसी लीडर नहीं मिला जिसको चीफ मिनिस्टर, जान दो, जिस चीफ मिनिस्टर तो वो उनके दिमाग, वो तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन पावरफुल मिनिस्ट्री ना किसी ओबीसी को मिली, ना किसी एससी को मिली, ना एसटी को मिली, और ना मुस्लिम को मिली। दो 2019 में देखो, ये जो सब स्टडी है ये आरएसएस के लोग सबसे ज्यादा करते हैं कि कौन से तबके को अभी तक दबा के रखा है और कौन सा तबका जो है अगर हम उसको करीब करेंगे तो हमें वो फायदेशीर रहेगा। तो ये तो आरएसएस का बिल्कुल बारीकी से वो माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं। तो बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में जब एंट्री मारती है तो उनका पूरा जो ध्यान होता है वो ओबीसी और दलित पॉपुलेशन पर, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इनको अभी तक पावर में न्याय नहीं मिला है, तो इसको हम हमारे तरफ खींच सकते हैं। लेकिन खींचने के लिए उनके पास फिलोसॉफिकल लाइन क्या है? वो है हिंदुत्व की, मतलब ब्राह्मणिज्म की, मतलब वैदिकिज्म की। वो ये कहकर नहीं आते कि चलो हम पॉलिटिकल पावर में आ जाएंगे तो पूरा मंडल कमीशन लागू कर देंगे। ये कहकर बीजेपी पॉलिटिकल पावर में नहीं आती। वो पॉलिटिकल पावर में आती है ब्राह्मणिज्म फिलॉसफी के तहत आती है, लेकिन कैंडिडेट खड़े करती है ज्यादा से ज्यादा ओबीसी और दलितों में से। तो जब वहां का ओबीसी, जिसको आज तक कभी भी पॉलिटिकल पावर में नहीं लिया गया, तो वो ओबीसी सोचता है कि चलो भाई, आज तक हमको कांग्रेस ने न्याय नहीं दिया, सीपीएम ने न्याय नहीं दिया, चलो अभी अब बीजेपी तो न्याय देंगी। हमारे आदमी को टिकट तो दिया बड़े पैमाने पर। तो 2014 में ऐसे ही परिवर्तन हुआ कि जो ओबीसी वोट बैंक जागरूक हो गई थी 2014 तक, और वो ओबीसी वोट बैंक बन गई थी, तभी संघ भाजपा ने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर देने का वादा किया, और वो भी इलेक्शन से पहले 2 साल पहले नाम डिक्लेयर कर दिया। 2 साल पहले 2012 में उन्होंने मोदी को डिक्लेयर कर दिया। अप्रैल 2012 में मोदी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया संघ भाजपा ने। तो क्या ये कहकर घोषित किया कि भाई ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं तो पूरा मंडल आयुक्त दे देंगे आपको, ओबीसी के रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, ओबीसी को सामाजिक न्याय देंगे, ये कहकर घोषित किया मोदी को प्राइम मिनिस्टर? नहीं। फिलोसॉफिकल लाइन तो हिंदुत्ववादी थी, ब्राह्मणिज्म की ही थी। और फिलोसॉफिकल लाइन से दबे कुचले लोगों को क्या फर्क पड़ता है भाई? गांधीवादी फिलोसॉफिकल लाइन लेकर कांग्रेस आए तो उन्होंने भी कभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सामाजिक न्याय नहीं दिया, पावर में सहभाग नहीं दिया। और दुनिया में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कहलाने जाने वाले मार्क्सवादी, ये भी तो क्रांति करके पश्चिम बंगाल में पावर में आ गए, 34 ईयर तक पावर में रहे। लेकिन ये क्रांतिकारक मार्क्सवादी लोगों ने पावर में कभी एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम माइनॉरिटी को कभी भी सामाजिक न्याय नहीं दिया। एक उदाहरण आपको मैं दूंगा, एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पक्ष वालों का। 1978 में जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन का गठन किया।
ओबीसी के लिए। तो मंडल कमीशन ने पूरे देश भर में जाकर स्टडी किया ओबीसी जातियों का, कौन कौन जातियां ओबीसी है, कौन नहीं है। इसमें सभी जातियों का उन्होंने स्टडी किया, बिल्कुल ब्राह्मण से लेकर जाट, पटेल, मराठा, कुणबी, तेली, माली, नाई, सभी का स्टडी किया उन्होंने। कोई एक कास्ट उन्होंने नहीं छोड़ी। तो पहले से ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट में है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिस्ट में है, वो छोड़कर सभी कास्ट, सभी, बिल्कुल ब्राह्मण का भी स्टडी किया उन्होंने। जाट, पटेल, मराठा लेकर कुणबी, माली, नाई, सबका स्टडी किया। और मंडल कमीशन ने हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा कि आपके स्टेट में ओबीसी की स्थिति क्या है और आप ओबीसी के लिए क्या कर रहे हैं, और आपके स्टेट की ओबीसी की लिस्ट जो है वो हमें दे दें। ओबीसी की लिस्ट हर स्टेट से उन्होंने ओबीसी लिस्ट मंगवाई, और आप ओबीसी के लिए क्या करते हैं वो भी उन्होंने रिपोर्ट मंगवाया। भारत में एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा स्टेट था, जो आज भी है, भारत में एकमात्र पश्चिम बंगाल स्टेट था जिन्होंने मंडल कमीशन को राइटिंग में रिप्लाई लिखा। जब मंडल कमीशन का लेटर पश्चिम बंगाल चीफ मिनिस्टर को मिला कि आपके पश्चिम बंगाल में ओबीसी की लिस्ट जो है वो हमें भेज दीजिए, तो ये लेटर पढ़ने के बाद ज्योति बसु, चीफ मिनिस्टर ऑफ द सीपीएम पार्टी, उन्होंने तुरंत रिप्लाई लिखकर भेज दिया, मंडल कमीशन को रिप्लाई दिया। और वो रिप्लाई लेटर में उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में कोई ओबीसी कास्ट अस्तित्व में नहीं है, कोई भी ओबीसी कास्ट अस्तित्व में नहीं है। तो मतलब पश्चिम बंगाल में अगर कोई ओबीसी नहीं है, कोई ओबीसी कास्ट नहीं है, तो हमारे ओबीसी लिस्ट देने का सवाल ही नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल में सिर्फ दो ही कास्ट है, एक गरीब और एक श्रीमंत, एक रिच और एक पुअर। ये राइटिंग में लेटर ज्योति बसु ने मंडल कमीशन को दिया है, आप पढ़ सकते हैं अभी भी मंडल रिपोर्ट में। तो मैंने एक सीधा सवाल उस वक्त पूछा था, एक आर्टिकल था उस वक्त मेरा, अभी ये तो 1978 की बात है। तो मैंने एक सीधा सवाल पूछा था, अगर पश्चिम बंगाल में कोई ओबीसी नहीं है, कोई ओबीसी कास्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब है पश्चिम बंगाल में बार्बर कास्ट नहीं है, नाई लोग नहीं रहते पश्चिम बंगाल में, धोबी, परीट, रजक, वॉशर, ये कास्ट पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो फिर मुझे ज्योति बसु ये बताए कि अगर पश्चिम बंगाल में नाई लोग नहीं रहते, बार्बर नहीं है, तो आप अपने जो बाल कटवाते हैं, क्या उसके लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं बाल कटवाने के लिए? क्या आपके कपड़े कोई ब्राह्मण धोता है? क्या आपके स्टेट में फल सब्जियां उगाने वाला अगर माली उधर नहीं है, तो क्या ब्राह्मण लोग खेत में जाकर काम करते हैं और फल फूल उगाते हैं? क्या जवाब देंगे इस सवाल का? तो ऐसा एक क्रांतिकारी सीपीएम कम्युनिस्ट लोगों का राज 34 ईयर तक चला पश्चिम बंगाल में। क्रांतिकारी मार्क्सवादी तत्वज्ञान लेकर, पहले गांधी तत्वज्ञान का कांग्रेस का राज था, फिर मार्क्सवादी क्रांतिकारक तत्वज्ञान का सीपीएम का राज था 34 ईयर तक, और फिर बाद में ममता बनर्जी की फिलोसॉफिकल लाइन है, प्रादेशिक अस्मिता, बंगाली अस्मिता, गांधीवाद को जोड़ दिया, माँ माटी मानुस, थोड़ा सा रिलीजियस, थोड़ा सा प्रांतिक अस्मिता का मसाला थोड़ा सा डाल दिया, और हो गई पॉलिटिकल खिचड़ी ममता बनर्जी की भी। तो जहां पे जिस देखो, पश्चिम बंगाल का इतिहास तो वैसे ही है जैसे महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में जैसे तात्या साहब महात्मा फुले क्रांतिकारक हो गए, शाहू महाराज हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, वैसे उधर भी क्रांतिकारक विचारों के लोग हो गए। बिल्कुल रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर
बोस तक, बहुत सारे वही राजाराम मोहन राय है। लेकिन एक फर्क है, देखो जब मैं तमिलनाडु की तरफ आऊँगा तो आपको ये फर्क ज़्यादा महसूस होगा, ज़्यादा आप समझ सकेंगे। तो ये पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारक विचारधारा होने के बावजूद भी और वो पावर में आने के बावजूद भी ये क्रांतिकारक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, एंटी कास्ट क्रांतिकारक परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आप कह सकते हैं कि भाई सीपीएम के माध्यम से वर्गीय क्रांति का परिवर्तन हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। क्रांतिकारक परिवर्तन तो तब होता है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनके हाथ में सीधी उनके हाथ में पावर जानी चाहिए, वो सत्ता में आनी चाहिए। जैसे कि यूरोप में हुआ, जो फ्यूडल सिस्टम में जो दबे कुचले लोग थे, बुनकर लोग थे, गोल्ड स्मिथ थे, मतलब ये पेंटर थे, टेलर थे, तो जब भांडवली लोकशाही क्रांति जब यूरोप में हुई तो जो लोग पहले पेंटर, गोल्ड स्मिथ वगैरह वगैरह जो थे, कारपेंटर जो लोग थे, वो बाद में कैपिटलिस्ट बन गए, सत्ताधारी बन गए, भांडवलदार बन गए, और उत्पादन संबंध जो है वो पूरा चेंज हो गया। बेस में जो उत्पादन संबंध होता है वो चेंज होना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल में हुआ ऐसा? नहीं हुआ। गांधीवादी ब्राह्मण के बाद कम्युनिस्ट ब्राह्मण आए, कम्युनिस्ट ब्राह्मण के बाद फिर क्रांति का अस्मिता वाले ब्राह्मण आए पश्चिम बंगाल में, कोई चेंज नहीं। महाराष्ट्र में कम से कम फुले शाहू अम्बेडकर की मूवमेंट की वजह से कम से कम इतना तो हुआ कि हमेशा दलित, हमेशा उस समाज कल्याण जो डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो कम से कम दलित मिनिस्टर को दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है, और आदिवासी को आदिवासी वेलफेयर डिपार्टमेंट। पश्चिम बंगाल में तो ये भी नहीं हुआ। ये कब हुआ पश्चिम बंगाल में? 2019 में जब बीजेपी ने वहां के दलित और मुस्लिमों को कहा कि हम आपके लिए कुछ करेंगे और आपके लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे और उनको हिंदुत्व के लाइन पर उन्होंने बीजेपी में कन्वर्ट किया, तो 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 42 में से 18 सीट बीजेपी लाई और 121 असेंबली सीट पर उनका प्रभाव हुआ। मतलब अभी 2021 में वो 121 एमएलए की सीट्स बीजेपी जीतने वाली थी, सिर्फ दलित और ओबीसी के बल पर। लेकिन जैसे ही 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और ममता बनर्जी को मालूम हुआ कि अगर मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, तो फिर 2019 से इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी ने कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? जाति व्यवस्था के संदर्भ में, एससी एसटी ओबीसी के संदर्भ में। देखो मैं बोल रहा हूँ अभी 2019 में बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो ब्राह्मण मिनिस्टर था राजीव बैनर्जी, जो 2019 तक था, 2011 से लेकर 2019 तक, कौन से डिपार्टमेंट का? बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो डिपार्टमेंट है, उसमें राजीव बैनर्जी को हटाकर ममता जी ने विनय कृष्ण बर्मन, ये दलित लीडर को वो डिपार्टमेंट दिया। पहली बार दलित आदमी बैकवर्ड क्लास कमीशन का इंचार्ज बना, पहली बार। कितना बड़ा परिवर्तन ममता जी ने किया 2019 में, जब समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है बीजेपी की तरफ से और दलित ओबीसी के पॉपुलेशन के तरफ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, नहीं मतलब हो गई थी 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो तुरंत ममता बनर्जी ने दलित लीडर को आगे लाई
और उसको इंचार्ज बनाया बैकवर्ड क्लास कमीशन। और शांति राम महातो ओबीसी लीडर, ये जो है ओबीसी लीडर, उसको 2020 को मिनिस्टर बनाया पहली बार। ये वहाँ का ओबीसी लीडर है, ये महातो, शांतिराम महातो, उसको लीडर बना, उसको मिनिस्टर बनाया, ओबीसी लीडर, उसको मिनिस्टर बनाया। और उसके तुरंत बाद दलित साहित्य एकेडमी की स्थापना की ममता बनर्जी ने, दलित साहित्य एकेडमी, और उसको 5 करोड़ रुपए दे दिए उस एकेडमी को, और एक दलित साहित्यिक को उसका चेयरमैन बना दिया। और कुछ ओबीसी कास्ट के लीडर की मीटिंग उन्होंने की, दलित लीडरों की मीटिंग उन्होंने की, और उनको कहा कि मैं आपके कास्ट के लिए कुछ करूंगा, आप बताइए क्या करना है। तो पश्चिम बंगाल में पहली बार ओबीसी की मीटिंग किसी चीफ मिनिस्टर ने ली, दलितों की मीटिंग पहली बार चीफ मिनिस्टर ने ली पश्चिम बंगाल में, पहली बार 100 साल में। 100 साल जान दो, इंडिपेंडेंट के बाद 70 सालों में पहली बार SC ST OBC की मीटिंग चीफ मिनिस्टर लेता है। तो समझिए कि पश्चिम बंगाल में SC ST OBC की क्या सामाजिक अवस्था होगी।